नमस्कार। आज हम एक ऐसे संकट की बात करेंगे जहां पानी का एक छोटा सा रास्ता पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर ला सकता है। सोचिए जरा, अगर ऐसा हो जाए तो? सुनने में ये शायद किसी फिल्म की कहानी लगे, पर ये हकीकत है। यही वो सवाल है जो होर्मुज़ जल संधि में पनपे इस संकट की असली जड़ है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कहाँ से हुआ। वो कौन सी एक जगह है जो इस वैश्विक टकराव का केंद्र बन गई है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है होर्मुज़ जल संधि से। ये वो रास्ता है जो ईरान के कंट्रोल में आता है और पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए एक लाइफलाइन जैसा है। और अब हुआ यह है कि इस रास्ते को नेवल माइंस बिछाकर ब्लॉक कर दिया गया है। आंकड़ा देखिए, 30%, मतलब दुनिया का लगभग 1/3 तेल जो समंदर के रास्ते ट्रांसपोर्ट होता है वो इसी एक पतली सी जगह से गुजरता है। और अब यहाँ जहाज़ों का एक ऐसा जाम लग गया है जिसकी कोई हद नहीं। सब बस निकलने के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। तो अब देखते हैं इसका पहला असर कि इस ट्रैफिक जैम में आखिर फंसा क्या क्या है और वो चीजें हम तक पहुंचती कैसे हैं। और देखिए, यहाँ सिर्फ तेल के टैंकर ही नहीं फंसे हैं। खाने पीने के सामान से लेकर ईंधन तक, मतलब हर तरह का सामान ले जाने वाले बड़े बड़े जहाज यहाँ ठप खड़े हैं। इस पूरी चेन में सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि कैसे एक ही नेचुरल गैस को अलग अलग तरीकों से प्रोसेस करके हमारी गाड़ियों, घरों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए तैयार किया जाता है। तो सीधी सी बात है, समंदर में लगी इस एक रुकावट का असर सीधा जमीन पर पड़ता है। तेल के डिपो खाली होने लगते हैं और देखते ही देखते पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी सबकी सप्लाई चेन टूट जाती है। और इसका एक और बहुत बड़ा नुकसान है जो शायद सीधे तौर पर नजर नहीं आता। वो है फल और सब्जियों जैसे सामान का, जो इस देरी की वजह से रास्ते में ही सड़ जाते हैं। इससे किसानों को कितना बड़ा नुकसान होता है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे सामान की आवाजाही की एक छोटी सी समस्या एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का रूप ले लेती है। और बस यहीं से ये मामला एक जियोपॉलिटिकल चेस गेम में बदल जाता है। हर खिलाड़ी अपनी चाल चल रहा है, दूसरे को मात देने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने रास्ता बंद किया तो सऊदी और यूएई ने बाईपास पाइपलाइन बनाने की कोशिश की। जवाब में ईरान ने उस पाइपलाइन को ही उड़ा दिया। और फिर अमेरिका ने ईरान के तेल टर्मिनल पर हमले की धमकी दे दी। ईरान की रणनीति बहुत साफ है। वो अमेरिका के पेट्रियट और थैड जैसे एडवांस डिफेंस सिस्टम को फेल करना चाहता है। और इसका तरीका क्या है? एक ही समय में अलग अलग जगहों से इतने हमले करो कि सिस्टम समझ ही ना पाए कि किसे रोके और किसे जाने दे। ईरान सिर्फ हाई टेक तरीकों पर ही निर्भर नहीं है, वो बहुत ही साधारण लेकिन चालाकी भरी तरकीबें भी इस्तेमाल कर रहा है। जैसे कि थर्मल कैमरों से अपने मिसाइल लॉन्चर छिपाने के लिए एक मामूली छाते के कपड़े का इस्तेमाल करना, है ना एक हाई टेक प्रॉब्लम का लो टेक सोल्यूशन। इसी बीच बयानों का दौर भी तेज हो जाता है। एक स्रोत के मुताबिक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यहाँ तक कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला ना करता तो इजराइल का नामो निशान मिट गया होता। मतलब तनाव किस हद तक बढ़ चुका था। इस खेल में एक और बड़ा मोड़ तब आता है जब चीन मैदान में उतरता है। अमेरिका ने ईरान को अपना जीपीएस सिस्टम इस्तेमाल करने से मना कर दिया, तो चीन ने ईरान को अपना बाइडू नेविगेशन सिस्टम दे दिया। इसका नतीजा, ईरान की मिसाइलें अब पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट कर सकती थीं। अब इस पूरे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के बीच भारत जैसी एक बड़ी और उभरती हुई शक्ति एक बहुत मुश्किल दुविधा में फंस जाती है। एक तरफ पुराने दोस्त हैं तो दूसरी तरफ नए दबाव। देखिए, एक गैस पाइपलाइन का प्लान था जो ईरान से पाकिस्तान होते हुए भारत आनी थी। इससे भारत की ऊर्जा जरूरतें काफी हद तक पूरी हो सकती थी, लेकिन अमेरिकी दबाव के चलते इस प्रोजेक्ट को रद्द करना पड़ा। इससे पता चलता है कि डिप्लोमेटिक प्रेशर कितना ज्यादा था। तो भारत के सामने चुनाव क्या था? एक तरफ ईरान था जो 2019 के पहले तेल पर 12% डिस्काउंट दे रहा था, 60 दिन का उधार दे रहा था, ट्रांसपोर्ट और इंश्योरेंस फ्री था, और सबसे बड़ी बात, पेमेंट भारतीय रुपए में हो रही थी। और दूसरी तरफ अमेरिका था जिसके दबाव में ये सौदा रद्द हुआ और नतीजा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए और अब हर चीज के लिए डॉलर में एडवांस पेमेंट करनी पड़ रही है। स्रोत का तो यहाँ तक कहना है कि ये जो दबाव था वो दोस्ती वाला नहीं था, बल्कि ऐसा था जैसे कोई बॉस अपने कर्मचारी को हुक्म सुना रहा हो। मतलब राष्ट्रीय हितों को दरकिनार करने के लिए मजबूर किया गया।
तो इन सब बातों का मतलब क्या है? इस बढ़ते हुए संकट से हम आखिर क्या समझें और भविष्य में क्या हो सकता है? एक और दिलचस्प बात सामने आई। जब ईरान ने कुछ भारतीय जहाज़ों को जाने की इजाज़त दी, तो उनके एक प्रतिनिधि ने इसका क्रेडिट भारत सरकार की डिप्लोमेसी को नहीं, बल्कि भारत के आम लोगों की सहानुभूति को दिया। और इस संकट का असर सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि देशों के अंदर भी हो रहा है। इजराइल जैसे प्रमुख देश में सरकार के खिलाफ बड़े पैमानों पर प्रदर्शन होने लगे। लोग सड़कों पर उतरकर कहने लगे कि उन्हें नेतन्याहू का शासन नहीं बल्कि कानून का शासन चाहिए। तो अंत में ये पूरा संकट हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आज के इस दुनिया में जहां हर देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और जहां दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई है, क्या किसी भी देश के लिए सच में आर्थिक और राजनीतिक रूप से आजाद रहना मुमकिन है? Thanks for watching. Please like, share and subscribe us for more such content.